तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रिजवान खालिद और आप सब देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज 786। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज के वाक़यात भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज के वाक़यात इंसान को एक गहरी सोच में डाल देने वाले हैं। तो जल्दी से अपने आसपास हिसार बांध लें और आयतल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि कहा जाता है कि जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो बढ़ते हैं आज के वाक़यात की जानिब। आज का पहला वाक़या अरसलान फरीद ने भेजा है, जिनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम अरसलान है और मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ। हम लोग इस्लामाबाद के एक ऐसे सेक्टर में रहते हैं जहाँ ज़्यादातर सरकारी घर हैं। मेरे वालिद साहब एक सरकारी मुलाजिम हैं और जिस घर में हम लोग रहते हैं वो घर भी एक सरकारी घर है। मेरे मोहल्ले में रहने वाले सभी दोस्तों के फादर सरकारी मुलाजिम हैं और हम सब पिछले 20 सालों से एक ही गली में रह रहे हैं। जब भी इस्लामाबाद में बारिश होती है या किसी वीकेंड पर अच्छा मौसम होता है तो हम सब मोहल्ले वाले दोस्त मरी का प्लान करते हैं। हम सब मिलकर वहाँ जाते हैं और खूब मौसम का मज़ा लेते हैं, क्योंकि मरी ऐसी जगह है जो हमारे घर से घंटे सवा घंटे की दूरी पर है। कभी हम रात स्टे करते हैं और कभी हम पूरा दिन गुजार कर रात को वापस आ जाते हैं। ये वाक़या पिछले साल का है, जब दिसंबर के महीने का आगाज़ हुआ था। उस वीकेंड मैं भी फ्री था और मेरे 4 दोस्त और भी फ्री थे। हम सब ने मिलकर मरी का प्लान किया। हमने सोचा कि शाम में रवाना होंगे, वहाँ एक रात किसी होटल में स्टे करने के बाद अगले दिन नाश्ता करके वापस आ जाएंगे। हमें घर से निकलते निकलते मगरिब हो गई थी और हर तरफ हल्का अंधेरा छा रहा था। हम सब दोस्तों ने एक गाड़ी में अपना सामान रखा और मरी की तरफ रवाना हो गए। हमारा ये सफ़र काफ़ी अच्छा गुजरा। उस रात मौसम काफ़ी खुशगवार था। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कुछ देर में बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम माल रोड से कुछ ही दूरी पर थे कि एक जगह ऐसी आई जहां बहुत खूबसूरत नज़ारा था। सामने वाले पहाड़ों में मौजूद घर जिनमें से रोशनियां निकल रही थीं, वो इस नज़ारे को और भी खूबसूरत बना रही थीं। ये दिलकश नज़ारा देखने के बाद हमसे रहा नहीं गया और हमने साथ ही एक मोड़ पर अपनी गाड़ी को पार्क किया और सब गाड़ी से बाहर निकलकर उस नज़ारे की पिक्चर्स बनाने लगे। हम लोग उस जगह 20 मिनट रुके थे। हमसे कुछ ही फासले पर एक शख्स मौजूद था जो काफ़ी देर से हम सबको देख रहा था। वो शख्स काफ़ी अजीब दिख रहा था। उसकी उम्र लगभग 50 साल के करीब होगी, लेकिन दिखने में वो शख्स वहाँ का लोकल लग रहा था। हम लोग वहाँ से जाने ही लगे थे कि अचानक वो शख्स हमसे मुखातिब हुआ और हमें कहा कि अगर तुम लोग माल रोड जाओगे तो वहाँ होटल के कमरों के रेट्स बहुत हाई होंगे, क्योंकि वीकेंड है और रश बढ़ता जा रहा है। और अगर आप लोग मेरे साथ चलते हो तो पास ही मेरा घर है, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हो। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो वहाँ रह लेना और जो रेंट आपको मुनासिब लगे वो मुझे दे देना। मैंने आज रात ज़रूरी काम से कहीं जाना है और मुझे वापस लौटते लौटते सुबह हो जाएगी। इस तरह आप लोगों को रहने के लिए जगह मिल जाएगी और मेरा भी गुजारा चल जाएगा। ये कहकर वो शख्स खामोश होकर हमारे जवाब का इंतज़ार करने लगा। हम में से एक दो दोस्तों ने कहा कि रहने दो, हम माल रोड ही चलते हैं। फिर सबने मिलकर मशवरा किया तो हमें उसकी ये ऑफ़र अच्छी लगी, क्योंकि माल रोड वहाँ से 20 मिनट की दूरी पर थी। हमने सोचा कि रात की तन्हाई का मज़ा लेते हैं, यहाँ सामान वगैरह रखते हैं, रात को माल रोड घूमकर वापस यहीं आकर सो जाएंगे। हमने उसकी ये ऑफ़र कबूल की और उस शख्स को कहा कि ठीक है, आप हमें अपना घर दिखा दें। जिस जगह हमने गाड़ी रोकी थी साथ ही एक रास्ता था जो नीचे एक छोटे से गांव की तरफ जा रहा था। वो शख्स उस रास्ते पर उतर गया और हमें पीछे आने का इशारा किया। वो शख्स बहुत तेज़ी से उस पहाड़ की ऊंचाई उतर रहा था। उसको देखकर लगता था जैसे वो उड़कर जा रहा है, लेकिन वो वहाँ का लोकल था और वहाँ के लोग पहाड़ पर चढ़ने और उतरने के आदी होते हैं। वो शख्स आगे आगे था और हम उसके पीछे थे। मरी के उस छोटे से इलाके में बहुत कम घर थे और एक दूसरे से काफ़ी फासले पर थे। उस इलाके को देखकर अजीब सा खौफ आ रहा था, क्योंकि वहाँ पर लोगों की रौनक बिल्कुल भी नहीं थी। वो एक जंगल था जहाँ चंद घर बने हुए थे और हर तरफ अंधेरा था। वहाँ हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स के अलावा कोई और रोशनी नहीं थी। कुछ वक्त के बाद एक ऐसी जगह आई जहाँ वो रास्ता ख़त्म हो गया। वो शख्स वहाँ पहुँचकर रुक चुका था। उस शख्स ने हमें गाड़ी से बाहर निकलने को कहा। जब हम गाड़ी से बाहर निकले तो उस शख्स ने हम सबको कहा कि अपना ज़रूरी सामान निकाल लें और गाड़ी यहीं पार्क करके अच्छी तरह लॉक कर दें। इससे आगे गाड़ी नहीं जा सकती।
इससे आगे 3 से 4 मिनट का सफ़र है जो हमें पैदल तय करना होगा। हम सब के दिलों में एक अजीब सा खौफ था। हमारा दिल नहीं कर रहा था कि अब हम वहाँ मज़ीद रुकें, लेकिन हम सब इतना खौफज़दा हो चुके थे कि हम मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें डर था कि हमने आगे जाने से मना किया तो ये शख्स रात के वक्त इस जंगल में हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। हम सब ने अपना अपना सामान निकाला और गाड़ी को अच्छी तरह लॉक कर दिया। उस शख्स ने हमें तसल्ली दी कि आपकी गाड़ी महफूज रहेगी। बेशक मैं रात को यहाँ नहीं हूँगा, लेकिन आपकी गाड़ी की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ये सब सुनने के बाद हम कुछ मुतमईन हुए और अपना पैदल सफ़र जारी किया। वो एक छोटा सा रास्ता था जिसके आसपास घना जंगल था। कुछ फासला तय करने के बाद उस शख्स का घर आ गया। वो घर बहुत प्यारी लोकेशन पर था जिसके हर तरफ पहाड़ थे। उस घर को देखकर हम सब काफी खुश हुए। वो पुराने पत्थर और लकड़ी का बना हुआ घर था जो काफी नफासत से बनाया गया था, जो दिखने में बाकी घरों से काफी मुख्तलिफ और खूबसूरत था। उस शख्स ने घर का ताला खोलकर हमें अंदर आने को कहा। जब हम अंदर गए तो उस घर में मुख्तसर सामान था। उस घर को देखकर अंदाजा हो रहा था कि ये शख्स यहाँ अकेला रहता है। उस शख्स ने हमें एक कमरे में बिठाया और खुद वो साथ वाले कमरे में जाकर एक लोहे का पुराना संदूक खोलने लगा। जब उसने वो संदूक खोला तो उसमें कंबल और रजाइयाँ थीं जो वो हमारे लिए निकाल रहा था। उस शख्स ने हमारे सोने के लिए जगह तैयार की और अपने घर का विजिट करवाया और बताया कि किचन में अंडे और दूध मौजूद है। अगर आपका कुछ बनाने का दिल करे तो आप इनको ज़रूर इस्तेमाल करना। कुछ ही देर में उस शख्स ने हमें कहा कि मैं अब चलता हूँ और सुबह ही घर लौटूंगा। जाने से पहले उस शख्स ने हमें कुछ बातें की जिसको सुनकर हम काफी हैरान हुए और हमारे दिल में एक खौफ बैठ गया। उस शख्स ने कहा था कि मैं सुबह से पहले वापस नहीं लौटूंगा। मेरे जाने के बाद कोई भी दरवाजे पर आए और दरवाजा खोलने को कहे तो मत खोलना, बेशक दरवाजे पर मैं ही क्यों ना हूँ। अगर रात को तुम्हें बाहर लकड़ियां काटने की आवाज सुनाई दे तो दरवाजा खोलकर मत देखना, यहाँ तक कि खिड़की से भी झांकने की कोशिश मत करना। वो लकड़ियां काटने की आवाज कुछ ही देर में बंद हो जाएगी और जब आवाज आना बंद हो जाए उसके बाद बेशक बाहर चले जाना। और आखिरी बात ये कि जहाँ भी बैठना सब इकट्ठे होकर बैठना, कोई भी अकेला मत बैठे। इस पर हम सब ने हैरान होकर उससे पूछा कि ऐसा क्या है, तो उस शख्स ने ये कहकर बात बदल दी कि आप लोग नए हो, इस जगह के आसपास ज्यादा लोग नहीं रहते, मैं ये सब आप लोगों की सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ। इसके बाद वो शख्स वहाँ से चला गया। हम सब दोस्तों ने कुछ देर आराम किया, जिसके बाद हम सबको शदीद भूख लगने लगी। हम सब ने माल रोड जाने का इरादा किया, सोचा वहाँ जाकर खाना खाएंगे और कुछ देर घूमने के बाद वहाँ से वापस आकर घर के लॉन में आग जलाकर बातें करेंगे। हम लोग जब घर से बाहर निकले तो उस घर के वॉशरूम में कोई मौजूद था। वॉशरूम की लाइट ऑन थी और पानी की आवाज ऐसे आ रही थी जैसे कोई पानी के डब्बे भर भर के अपने ऊपर डाल रहा है, और जैसे उसके जिस्म पर पानी लगता है वो सर्दी से हाय की आवाज निकालता है। तब हम ठीक उस घर के लॉन में मौजूद थे जहाँ शदीद अंधेरा था। दरअसल हम अपने दोस्त का इंतजार कर रहे थे कि वो वॉशरूम से निकले और हम माल रोड की तरफ रवाना हों। कुछ देर गुजरने के बाद वो पानी की आवाज आना बंद हो गई और वॉशरूम की लाइट भी किसी ने बंद कर दी। 2-3 मिनट गुजरने के बाद हम में से एक दोस्त बोला कि यार ये अली कितनी देर लगाता है, इसको नहीं पता कि हम कब से इसका इंतजार कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इसे छोड़कर चले जाना चाहिए। उसने ये कहा ही था कि साथ ही अली ने आवाज दी कि भाई मैं यहाँ हूँ। अली तब साथ ही खड़ा मोबाइल पर स्क्रॉलिंग कर रहा था। हम लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि कौन ऐसा है जो यहाँ मौजूद नहीं है। जब हमने एक दूसरे को देखा तो पता चला कि हम लड़के पूरे हैं, हमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो यहाँ मौजूद ना हो। इस पर हम सब बहुत डर गए कि एक खाली घर जहाँ सिर्फ हम हैं वहाँ कोई और कैसे हो सकता है। हम सब साथ मिलकर घर के अंदर गए और पूरे घर को अच्छी तरह चेक किया, लेकिन वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। आखिर में जब हमने वॉशरूम चेक किया तो वॉशरूम बिल्कुल सूखा था, जैसे किसी ने इस्तेमाल ही ना किया हो। हमने इस बात को अपने सर पर सवार नहीं किया और माल रोड का रुख किया। माल रोड जाते हुए हम सब खामोश रहे। इस 20 से 25 मिनट के सफर में हमने आपस में भी बात नहीं की। हमने वहाँ एक होटल में खाना खाया और हमेशा की तरह एक जगह से कॉफी ली और उस शदीद सर्दी का मजा लेने लगे। हम लोगों ने वहाँ काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया।
लेकिन इसमें हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जिस शख्स के घर में हम ठहरे थे वो शख्स हम में से हर लड़के को कुछ देर बाद कहीं ना कहीं दिखाई देता था। वो शख्स हम सबको एक साथ तो नहीं दिखता था, लेकिन हम में से ही किसी को नजर आता था। जब वो बाकी दोस्तों को बताने लगता कि वो शख्स सामने खड़ा है, तब वो शख्स अचानक नजरों से ओझल हो जाता था। उस रात शदीद ठंड थी। हम माल रोड 1 बजे तक रुकने के बाद वापस अपनी रिहाइश पर आ गए। हम सब अपनी गाड़ी पार करके उस पैदल रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहे थे। अब की बार जब हम घर में दाखिल होने लगे, हमें बकायदा महसूस हुआ कि घर के अंदर कोई मौजूद है जो धीमी आवाज में सरगोशी कर रहा है। वो सरगोशी की आवाज उस घर के अंदर से आ रही थी, जिसको हम बकायदा सुन पा रहे थे। जब हम उस घर में दाखिल हुए तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। हम लोगों ने अपना सामान वगैरह रखने के बाद कुछ देर आराम किया और फिर हम में से 2 दोस्त ऐसे थे जिन्होंने कहा कि आग जलाते हैं। उस घर के लॉन में काफी लकड़ियां थीं जो काट कर आग जलाने के लिए रखी थीं। हमने उन लकड़ियों को इकट्ठा किया और जैसे ही आग जलाने लगे हमें एक आवाज आई। ये वो आवाज थी जो हम सब ने सुनी थी, जिसमें कहा गया था कि अभी आग मत जलाना, पहले हमें गुजरने दो। ये आवाज एक औरत की आवाज थी, जिसको सुनने के बाद सब इतना डर गए कि खौफ के मारे सब के सब घर के अंदर चले गए और दरवाजे को बंद कर दिया। हम सब दोस्त ब्लैंकेट डालकर एक ही कमरे में बैठ गए और आपस में नॉर्मली बातचीत करने लगे, ताकि हमारा इस तरफ ध्यान ना रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारी ये रात किसी डर खौफ की वजह से खराब हो जाए। हम इस खूबसूरत रात को एंजॉय करना चाहते थे। अभी कुछ देर गुजरी थी कि हमें महसूस हुआ कि हमारे घर की छत पर कोई चल रहा है, जिसके कदम बहुत बड़े और भारी हैं। वो जो कोई भी चीज थी, उसके कदमों की आवाज वाज़े बता रही थी कि उसकी जिसामत बहुत बड़ी है। हमें अंदाजा हो चुका था कि ये कोई जानवर तो नहीं हो सकता, ये जरूर कोई गैर मरई मखलूक है। हम खामोशी से उस आवाज के थमने का इंतजार कर रहे थे कि अचानक हमें उस चीज के कूदने की आवाज आई। वो जो कोई भी चीज थी वो उस घर के लॉन में कूद चुकी थी। कुछ देर बाद हमें उस घर के लॉन से लकड़ियां काटने की आवाज आने लगी। उस आवाज को सुनकर महसूस होता था जैसे कोई बहुत बड़ा और भारी वजूद एक बड़े कुल्हाड़े से लकड़ियां काट रहा है, और वो इतना ताकतवर है कि उसकी एक ज़रब से लकड़ी कटकर अलग हो जाती है। उस कुल्हाड़े के चलने की आवाज में इतना खौफ था जिसको बयान भी नहीं किया जा सकता। हम सब सहमे हुए थे और किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि खिड़की से झांक कर देख सके कि बाहर कौन है। कुछ वक्त गुजरने के बाद वो आवाज आना बंद हो गई। हम सब घर से निकलकर बाहर बैठना चाहते थे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन चुकी थी कि हमें उस घर के कमरे से भी खौफ आने लगा था। जब हम बाहर निकले तो हम दोस्तों में जो सबसे आगे था वो इतना जोर से चीखा, उसकी चीख सुनकर हम सब भी डर गए। उसकी तबीयत खराब होने लगी और उसे ठंडे पसीने आने लगे। हम सब दोस्तों ने मिलकर उसको उठाया और उसको घर के अंदर ले आए। उसको पानी वगैरह पिलाया। कुछ देर तो वो कुछ बोला ही नहीं। हम उसे पूछने की कोशिश कर रहे थे कि उसने ऐसा क्या देखा है, लेकिन उसके मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकल रहे थे। हम सब उसके साथ बैठ गए और आयतुल कुर्सी पढ़ के उसके ऊपर दम करने लगे, जिसके कुछ देर बाद वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हुआ। हमारे उस दोस्त ने हमें बताया कि उसने एक ऐसा इंसान देखा जिसका कद 10 से 12 फुट था। उसके हाथ में एक तेज आला था। उसके बाल सफेद थे जो जमीन पर लग रहे थे, और वो शख्स 1-2 सेकंड के अंदर दरख्त पर ऐसे चढ़ा जैसे बिल्ली चढ़ती है। उस शख्स का जिस्म इतना सफेद था कि वो अंधेरे में भी वाज़े नजर आ रहा था, और उसके बाल इंतहाई चमकदार थे। ये सब सुनने के बाद हम बहुत ज्यादा डर गए थे और सुबह होने का इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से सुबह हो और हम यहाँ से किसी तरह निकल जाएं। हम उस घर से उस वक्त भी निकल सकते थे, लेकिन हमें उस शख्स का इंतजार था जो रात अपने घर में हमें ठहरा कर गया था। और तब हमें इस बात का भी खौफ था कि ऐसे बाहर निकलने पर हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो सारी रात हमारी बहुत मुश्किल से गुजरी थी। कभी ऐसा लगता था कि घर के लॉन में कोई आग जला रहा है, कभी भड़कती आग की रोशनी घर के अंदर आती दिखाई देती थी, और बकायदा महसूस होता था जैसे आग के करीब कुछ लोग आकर बैठे हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। हम लोग बैठे सुबह होने का इंतजार कर रहे थे कि अचानक हमें महसूस हुआ कि किचन में कोई गया है, और उस घर के किचन में बर्तनों की आवाजें आने लगी थी, और कुछ ही देर में चाय की खुशबू फैलने लगी। कोई किचन में मौजूद था जो चाय बना रहा था, लेकिन वो जो कोई भी था वो इंसानों में से नहीं था। कुछ देर बाद हमें महसूस हुआ कि कोई चीज किचन की खिड़की से बाहर निकलकर हमारी छत से गुजरकर लॉन में कूदी है, और ठीक कुछ ही लम्हों में जो लोग आपस में बातें कर रहे थे उनकी बकायदा आवाज आने लगी, जैसे वो चाय का हल्का हल्का
सिप ले रहे हों। हमें बाकायदा ये महसूस हुआ था कि हमारे घर में मौजूद किचन में कोई चाय बनाकर बाहर लेकर गया है। जब फजर में कुछ देर बाकी थी तब हमारे दरवाजे पर दस्तक होने लगी थी। वहाँ कोई था जो बार बार दस्तक देता था, लेकिन हमें उस शख्स की बात याद थी कि जो मर्जी हो जाए दरवाजा नहीं खोलना। हम सब खामोश थे। इतने में हम में से एक दोस्त बोला कि कौन हो तुम। इस पर काफी भारी आवाज में किसी ने बोला था कि दरवाजा खोलो। वो आवाज एक गैर इंसानी थी, जिसके बाद हम खामोश रहे और दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ते रहे थे। इसके कुछ देर बाद फजर की अजानें शुरू हो गई थीं, जो दूर मस्जिदों से आती हुई सुनाई देने लगी थीं। जैसे ही अजानों की आवाजें आने लगी, हमने बाकायदा महसूस किया कि बाहर का माहौल अब काफी बेहतर हो चुका है। जब हमने घर का दरवाजा खोला तो बाहर अंधेरे में भी एक सुकून की लहर थी। हम सब बाकायदा महसूस कर सकते थे कि यहाँ कुछ देर पहले गैर मरई मखलूक की भीड़ थी, क्योंकि उस खामोशी में भी उनका एक अजीब सा शोर था जो अब थम चुका था। जैसे ही हल्की रोशनी हुई, हम सब उस शख्स का इंतजार करने लगे कि वो आ जाए और हम यहाँ से चले जाएं, लेकिन वो शख्स वापस नहीं लौटा। हमने एक पेज लिया और उस पर लिखा कि हम आपका इंतजार करते रहे, लेकिन आप नहीं लौटे। आप कौन हो हम नहीं जानते, लेकिन ये कुछ पैसे हैं जो हम अपनी मर्जी से रख रहे हैं, ये आप रख लेना। फिर हमने उस पेज के अंदर कुछ पैसे रखे जो हम उस घर के किचन के चूल्हे के नीचे रख आए। हमने घर को ताला लगा दिया और चाबी साथ ही रख दी कि जब वो शख्स वापस आए तो उसे आसानी से नजर आ सके। जिसके बाद हम अपनी गाड़ी में बैठकर घर वापस आ गए। जब हम घर पहुंचे तो हमें अपनी गाड़ी के अंदर एक खत मिला, जिसके अंदर हमारे रखे हुए पैसे मौजूद थे। जब हमने उस खत को खोला तो उसमें लिखा था कि मैं जानता हूँ आप मेरा इंतजार करते रहे। मैं माजरत करूंगा कि आपको मेरे मेहमानों की वजह से तकलीफ उठानी पड़ी। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जो कुछ आप लोगों के साथ हुआ उसमें उनका भी कोई कसूर नहीं था। और मैं कौन हूँ ये मैं आपको नहीं बता सकता। मैं आपको अपना मेहमान बनाना चाहता था, इस वजह से आप सबको अपने घर ले आया था। उस खत को पढ़ने के बाद हम सब दोस्त एक अजीब कैफियत से गुजरे। हमारा दिमाग इस बात को कबूल नहीं कर पा रहा था कि हमारे साथ क्या कुछ हो गया है। हम लोग अपने अपने घर जा चुके थे, लेकिन घर जाने से पहले उस खत में मौजूद रकम हमने एक फकीर को दे दी और वो खत मैं अपने साथ घर ले आया। मैंने सोचा था कि वो खत अपने मस्जिद के इमाम साहब को दिखाऊंगा, क्योंकि हमारी मस्जिद के इमाम साहब आमिल भी हैं। जब मैं अपने घर पहुंचा था तब मुझे शदीद नींद आ रही थी। मैं वो खत अपने बेड की साइड टेबल पर एक बुक के नीचे रख कर सो गया था। जब मैं सोकर उठा तो खत को उठाने के लिए बुक हटाई, तब वहाँ कोई खत मौजूद नहीं था। तब मुझे अपने कमरे से वो महक आ रही थी जो मरी के उस घर में थी। वो महक अक्सर मिट्टी और लकड़ी के घरों से आती है, लेकिन उस वक्त वो महक मेरे कमरे से आ रही थी जो पहले नहीं थी। मुझे शक हो रहा था कि मेरे कमरे से कोई गैर इंसानी चीज गुजरी है, जो गुजरते वक्त वो खत अपने साथ ले गई है। जब मैंने मौलवी साहब को सारा किस्सा सुनाया तो उन्होंने मुझे बताया कि असल में तुम एक जिन के मेहमान थे। उस घर में और मेहमानों ने भी आना था जो कि इंसानों में से नहीं थे। जब तुम लोग उस पहाड़ पर खड़े हुए थे तब उस जिन का वहां से गुजर हो रहा था और तुम सब लड़के उसे अच्छे लग गए, वरना वो तुम्हें कभी अपना मेहमान ना बनाता। वो चाय की खुशबू आना, उस घर के वॉशरूम में किसी का नहाना, वो सब उसके मेहमान थे जो तुम्हें नजर नहीं आ रहे थे, जिनको तुम महसूस तो कर सकते थे लेकिन आंखों से देख नहीं पाते थे। और वो शख्स जो कि एक जिन था, वो तुम्हें पहले ही आगाह कर गया था कि ये सब होगा। मैंने अपने मौलवी साहब से बहुत जिद की थी कि मैं दोबारा उस जगह जाऊंगा और फिर से वो घर देख कर आऊंगा, लेकिन मौलवी साहब ने इस पर मुझे कहा कि वहां खुद जाने की गलती कभी मत करना। और मौलवी साहब ने इस बात का दावा किया कि अगर अब तुम वहां जाओगे तो वहां अब तुम्हें कोई घर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो घर सिर्फ तुम लोगों के लिए लाया गया था, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं होगा। मौलवी साहब ने यह भी कहा अगर अब तुम में से कोई भी वहां गया उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये मेरा नाकाबिले फरामोश वाकया था और इस वाकये को मैं सारी जिंदगी नहीं भुला सकता। अब इसी के साथ बढ़ते हैं एक शॉर्ट से वाकये की जानिब, जो हमारी एक बहुत अच्छी लिसनर ने वॉक एंड से भेजा है, जो अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहती। लिखती हैं कि वॉक एंड में एक ऐसा पुरस्कार घर मौजूद है जो कमर्शियल एरिया के बीच में है। ये 2 कनाल का घर है जहाँ काफी पहले बैंक हुआ करता था। उस बैंक में एक दिन अचानक आग लग गई थी और बैंक में काम करने वाले लोगों का भारी नुकसान हुआ था। कुछ वक्त गुजरने के बाद उस घर के मालिक ने उस घर की रेनोवेशन करवाई और उस घर को स्कूल बना दिया। उस घर में बड़ी तादाद में क्लासरूम्स में रखने के लिए टेबल्स और चेयर्स लाई गईं
और जो जो सामान स्कूल के लिए इस्तेमाल होना था सब लाकर रात को वहाँ रख दिया गया कि सुबह होते ही इसको तरतीब से लगाएंगे। जब सुबह हुई तो वहाँ के लोग ये देखकर हैरान रह गए कि वो सब का सब सामान बाहर रोड पर पड़ा है और घर बिल्कुल खाली है। तब किसी को माजरा समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि ये एक हैरान कर देने वाली बात थी। कुछ वक्त गुजरने के बाद उस घर के मालिक ने उस घर को रेंट पर दिया। जिस फैमिली ने उस घर में रहने आना था उस फैमिली ने अपना सारा सामान उस घर में शिफ्ट किया, तो उनका सामान भी सुबह घर के बाहर पड़ा हुआ था। रात को किसी अनदेखी मखलूक ने उनका सारा सामान बाहर रोड पर फेंक दिया था। ये सेम वाकया 2 फैमिलीज के साथ पेश आया। घर को रेंट पर लेने के बाद जब वो शिफ्टिंग करते तो उनका सामान बाहर रोड पर आ जाता था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन ये घर एक फैमिली ने खरीदा। उस फैमिली का बंदा जब इस घर का बयाना देने आ रहा था तो उसका बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से वो इंतकाल कर गया। इसके कुछ अरसे बाद इस घर में फिर से एक फैमिली आई जिन्होंने ये घर रेंट पर लिया था। उनके सामान को तो किसी ने बाहर नहीं फेंका, लेकिन उसको इस घर में जिन्नात ने इतना डराया कि वो एक ही दिन में घर छोड़ गए। आसपास के लोग बताते हैं कि इस घर में अजीबो गरीब आवाजें आती हैं। वो घर अब काफी अरसे से वीरान पड़ा है। उसे देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया। मैं अरसलान फरीद और जिन्होंने अपना वाकया वॉक एंड से भेजा, दोनों का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और अपने वाकयात हमसे शेयर किए। अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद वीडियोस आती रहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर होऊंगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।